नमस्कार। इस समय मैं केवटी विधानसभा क्षेत्र में हूँ। केवटी दरभंगा जिले में आता है, लेकिन ये मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ से बीजेपी ने मुरारी मोहन झा को उम्मीदवार बनाया है। मुरारी मोहन झा के लिए कहा जाता है कि ये द मैन ऑफ अमित शाह हैं। ये पिछली बार जो आम चुनाव में पार्टी ने इन्हें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव प्रभारी बनाया था और वहाँ से अशोक यादव एक बड़े अंतर से जीते थे। पिछले लोकसभा चुनाव में जो कुछ उम्मीदवार बड़े अंतरों से जीते थे, उनमें एक नाम अशोक यादव का भी है और उस जीत का इन्हें शिल्पकार भी कहा जाता है। झा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं केवटी विधानसभा के बारे में आपको कुछ बता दूं। ये मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से अब तक जितने विधायक बने हैं, उनमें से जो मेरी जानकारी है 3 ही ऐसे मौके आए हैं जब कोई गैर मुस्लिम यहाँ से विधायक चुने गए हैं। यहाँ मुकाबला भी बहुत कड़ा रहता है। 2010 में यहाँ से बीजेपी के अशोक यादव मात्र 29 वोटों से जीते थे। इतनी महत्वपूर्ण सीट पर पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए मुरारी मोहन झा को भेजा है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप इस सीट पर आए हैं तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं और मेरा मुख्य वहाँ जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, यह लोगों तक, निचले स्तर के लोगों तक भी सही रूप से शिक्षा का और स्वास्थ्य का विषय पहुँचे, लोगों की उसकी सुविधा मिले और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उपलब्धियां हैं और चाहे जो आगे विकास के जो हमारे कार्यक्रम हैं, इसी बातों को लेकर मैं जा रहा हूं जनता के बीच। एक जो कहा जाता है कि जब राजनीति की जब कभी भी बात होती है तो एक जातीय समीकरण की बात होती है। तो इस जो सीट का जातीय समीकरण है, उसमें आप कहीं से भी फिट नहीं बैठते हैं। बावजूद आपके ऊपर पार्टी नेतृत्व ने भरोसा जताया है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि चूंकि यहाँ से जो आरजेडी के पिछले बार विधायक चुने गए थे वो जदयू में चले गए हैं, तो ये एक तरह से जदयू की सीट थी। तो कहा जाता है कि इसके बावजूद यह सीट जो है आपके लिए ली गई और अमित शाह ने विशेष रूप से यहाँ पे आपको भेजा है। तो आपको लगता नहीं कि उम्मीदों का बोझ आप पे कुछ ज़्यादा है? मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ अपने सर्वोच्च जो संगठन करता हमारे हैं माननीय अमित शाह जी, जो भी गृह मंत्री भारत सरकार भी हैं, और पूरी संगठन जो हमारी है राष्ट्रीय स्तर पर हो या बिहार स्तर पर जो हमारा संगठन है, उस नेतृत्व ने, सर्वोच्च नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ संगठन का। और अगर भरोसा पार्टी ने मेरे ऊपर किया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सीट को पार्टी की झोली में यहाँ की जनता देने जा रही है, इतना मुझे विश्वास। एक चीज़ मैं देख रहा था दिन में, जब मैं इस इलाके में घूम रहा था, तो आपके लिए जो है सो पार्टी से परे जाके भी लोगों का मैंने झुकाव देखा है। तो इसकी वजह क्या है? जो एक चीज़ हमें समझ में आई कि जैसे लोग बता रहे थे कि कोरोना का समय आया था या दूसरे भी जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो उसमें आप इधर इस इलाके के लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। और क्या क्या वजह हैं इसकी? नहीं, देखिए, सामाजिक कार्यों में जी, यह शुरू से ही हमारा छात्र जीवन से ही इसमें मुझे रुचि रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि अभी संगठन में है इस नाते हम इस बात को करते हैं। मेरा हमेशा से रुचि रहा है कि लोगों की सेवा, लोगों की मदद हमसे, चाहे हमारे शरीर से किस प्रकार पहुँचे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, सभी को मदद कर हमसे पहुँचे, इसके लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं और लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं। अभी जिसका नतीजा है कि हर एक दल के लोग, हम शुरू में ही आपको बता दिए कि जाति हो या धर्म हो, चाहे किसी भी दल के लोग हों,
मेरे पास अगर कोई बात के लिए आते हैं, मेरे से मदद की अपेक्षा रखते हैं, तो मैंने हमेशा सभी लोगों की मदद की है, जिसका परिणाम है कि आज दल बल से ऊपर उठकर लोग मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे उम्मीदवार बनाया है, सभी दल के लोग मुझे मदद कर रहे हैं। अभी यहाँ से जो आपके खिलाफ आरजेडी के उम्मीदवार हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, आरजेडी के बड़े नेता हैं, लेकिन वो अपना विधानसभा जहाँ से वो लड़ते थे वहाँ वो छोड़ के यहाँ आए हैं और लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से वो हारे थे। तो क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ इसी वजह से आए हैं कि यहाँ का जो समीकरण है तो वो सांप्रदायिक तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण कर सके, इसी मकसद से वो इस सीट पे आए हैं? एकमात्र यही कारण ही है। नहीं तो मैं कहता हूँ, पूछता हूँ उनसे कि आखिर क्या कारण है जो उनका गृह क्षेत्र रहा है, जिसकी सेवा उन्होंने लगातार लंबे समय तक किया है, और तीनों आरजेडी का जिस समय शासन था बिहार के ऊपर, वो तीनों मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे हैं। जब इतने मजबूत नेता, आखिर क्या कारण है कि उस क्षेत्र को छोड़ के केवटी से लड़ना वो पसंद किए? यह वही समझ सकते हैं या यहाँ की जनता समझ सकती है। चूँकि केवटी विधानसभा में किसी एक धर्म का जो मतदाता हैं यहाँ, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है वो सांप्रदायिकता के दृष्टिकोण से और उनका जो सोच रहा होगा कि उस मतदाताओं के भरोसे उसमें भेदभाव, चाहे किसी भी प्रकार का, उनके मन में यह भावना जरूर रहा होगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और हमारे मतदाता जो हैं वहाँ गोलबंद होंगे, और जितनी सांप्रदायिकता ताकतें हैं यहाँ, आज यहाँ का इतिहास रहा है, मधुबनी जिला का हो, दरभंगा जिला का हो, यह जो एरिया है, आप हमेशा देखे होंगे यह किसी न किसी जो बहुत बड़े बड़े हमारे देश के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, जी, उसका कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से उसका तार दरभंगा या मधुबनी से जुड़ा रहा। दरभंगा मॉड्यूल भी चर्चा में रहा है, निश्चित रूप से दरभंगा मॉड्यूल चर्चा में रहा है। और यहाँ यह लोग जो जिस सोच को लेकर यहाँ आए हैं, मैं जान रहा हूँ कि उनके पीछे चाहे जो जिन्होंने उनको यहाँ भेजा है, वो कौन सी ताकतें उनके पीछे काम कर रही है, मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, मगर लोग यहाँ समझ रहे हैं, विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, जिसका परिणाम है कि जो उद्देश्य लेकर वो केवटी विधानसभा लड़ने आए हैं, उस उद्देश्य में सफल नहीं होने जा रहे हैं, यह मुझे विश्वास है। तो एक तरफ जो उनके नेता हैं तेजस्वी यादव, वो रोजगार की बातें कर रहे हैं, तो उससे वो माहौल बनाना चाहता है, लेकिन ज़मीन पे ये जो आरजेडी है, आपको लग रहा है कि ये सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है? देखिए, इन लोगों का काम ही रहा है शुरू से, चाहे कभी सांप्रदायिकता के आड़ में हो, जातीय आड़ में हो, ये लोग जो हैं हमेशा, ये जो क्षेत्रीय दल हैं, 15 साल बिहार में इनका शासन रहा है। यहाँ के सारे संगठन तो है ही नहीं, और जो लोग इससे जुड़े थे, जिस कारण से जुड़े थे, वो कारण लोग यहाँ के समझ चुके हैं, समझते हैं, और उनका जो शासन है वो फिर यहाँ लौटे, यह
वो सपना देख रहे हैं। कहीं राष्ट्रीय जनता दल का कहीं कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। इनके जितने भी प्रत्याशी हैं सभी का वही इतिहास रहा है। और यहाँ भी जो केवटी में है, जिस भरोसे वो यहाँ राजनीति करने अपने उस इतने अच्छे क्षेत्र को छोड़कर, अपने गृह क्षेत्र को छोड़कर यहाँ जिस सोच से आए हैं, वो जनता समझ रही है। जनता उन्हें 7 तारीख को चुनाव है, 10 तारीख को रिजल्ट है, परिणाम आएगा। परिणाम सामने आपको पता चल जाएगा। वो अपने उद्देश्य में कहीं सफल होने नहीं जा रहे। आपको वो लगता है कि कट्टरपंथ इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभर रही है, बहुत बड़ी समस्या होगी, कुछ आने वाले सालों में और गंभीर ये समस्या हो जाएगी? निश्चित रूप से मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को अपील करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो उम्मीदवार अभी बनाए गए हैं उनके पीछे कौन लोग खड़े हैं और किस भावना से और भावना को भड़काकर यह केवटी सीट जीतने का वो प्रयास कर रहे हैं, तो यह यहाँ की जनता के हित में नहीं है। और लोग सचेत हैं। जो मंसूबा वो पाल रखे हैं उसमें कभी वो सफल नहीं होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वो भले ही भावना भड़का के लोगों का मत लेने का प्रयास करें, मगर लोग यहाँ के सजग हैं, सचेत हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहाँ की जनता, चूँकि पार्टी ने भी आपको पहली बार मौका दिया है, यहाँ की जनता आपको चुन लेती है, अपना प्रतिनिधि चुन लेती है, तो मान लीजिए 5 साल बाद फिर हम मिलते हैं, तो आप मुझे बताइए कि केवटी इस क्षेत्र के लिए आपने क्या सोच रखा है कि ये 2-3 प्रमुख काम हैं जो मुझे करना है, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो सब काम हो गए रहेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे हर एक लोगों को पहुँचे, लोगों तक पहुँच पाए, वो मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार रही है, इसके बावजूद केवटी के पिछड़ापन का क्या कारण है? बाढ़ का समस्या जो है, बाढ़ एक यहाँ के लिए साफ बन चुका है, अस्थायी समस्या। हाँ। वो सभी लोग यहाँ जानते हैं। सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार उस पर बहुत सारी योजनाएं काम भी कर रही है, सोच भी रही है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आगे अपनी बिहार यात्रा के क्रम में हम फिर आपको किसी और विधानसभा क्षेत्र के किसी और उम्मीदवार से रूबरू कराएंगे। वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत करके हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मुझे मेरे मित्र मुरली के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।